इस समय हम मौजूद हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। आपको हर एक तरीके की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ के स्टूडेंट्स से बात करेंगे कि किस तरीके की जो स्टडी है एग्रीकल्चर में यहाँ के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और इसी के साथ जो लैब की प्रैक्टिकल क्रियाएँ होती हैं उसमें किस तरीके से यहाँ के स्टूडेंट्स काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर शर्मा है। समीर, ये बताइए कौन सा कोर्स आप यहाँ पे कर रहे हैं, और जो स्टडी है आपकी वो किस तरीके से, मतलब जैसे लैब में एक प्रैक्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से करते हैं? मैं मास्टर्स इन फूड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से जी। और जो मेरी पढ़ाई है उसका जो स्कोप और उसका जो वैलिडेशन है वो ये है कि जितने भी हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उनको अलग अलग टेक्नोलॉजीज लगा के उनकी प्रोसेसिंग करके उनको एक उनकी वैलिडेशन करके हम ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी हो जिनमें। जी, अगर बात करें हम यहाँ पे रिसर्च की, जब हम बात करते हैं तो जैसे एक लैब की जो पूरी प्रक्रिया होती है किस तरीके से जो प्रैक्टिकल कराया जाता है उसका क्या प्रक्रिया है? जैसे मैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हूँ, तो जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं लाइक फैट, लिपिड्स, जो उनकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल होती है जैसे कि विटामिन सी और भी कई विटामिन होते हैं, तो उनका एनालिसिस करने के लिए हम टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उस खाद्य पदार्थ की न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर। जानते हैं दूसरे स्टूडेंट्स से कि वो क्या स्टडी कर रहे हैं और क्या कोर्स उनका भी चल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशमीन है और मैं यूजी 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी का हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बड़ा रोल है। जब हम खासकर बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की या दूसरी चीज़ों की, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत अहम रोल रखता है। तो जो एक लैब का कितना रोल रहता है आपके हिसाब से? आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी में लैब का है ही मेजर रोल, क्योंकि जितनी नई वैरायटीज़ बननी है, जितनी नई हमने जीन्स में अगर चेंज करनी है तो सारा लैब में ही काम किया जाता है। इसके अलावा जो आपका कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें और क्या क्या कंटेंट रहता है, क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं? हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है बहुत वास्ट है। इसमें बहुत चीज़ें कवर होती हैं, प्लांट ब्रीडिंग से लेके फूड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर में सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं होता हमारा, हम सारे फील्ड्स कवर करते हैं क्योंकि सबकी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास होंगे मैं, आपका नाम क्या है? किरणप्रीत कौर। क्या कर रहे हैं आप यहाँ से? पीएचडी मास्टर्स इन एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी एक मतलब कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और खासकर इसमें जब हम एंटोमोलॉजी में जो हमारी फसलें होती हैं उसमें कीट प्रबंधन का काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो अभी फ़िलहाल आप एंटोमोलॉजी में क्या क्या सीख रहे हैं? मेरी रिसर्च टॉक्सिकोलॉजी दी है ते आई एम वर्किंग ऑन पेस्टिसाइड्स, how these pesticides are affecting our crops and insects। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਬ 'ਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਐਂਡ ਓਕਰਾ, ਹਾਊ ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਤੇ ਓਕਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਅਦਰ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਬਾਇਓ ਕੰਟਰੋਲ ਏਜੰਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ এনवायरमेंट ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਐਂਟੋਮੋਲॉजी 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆ এনवायरमेंट ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਫੈਕਟ ਪਵੇ ਤੇ ਇੱਕ फार्मर्स लिए भी इको फ्रेंडली है तो एनवायरनमेंट लिए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शायद ये सब्जेक्ट में इसमें आता है मेरे ख्याल से। कितना इफेक्टिव, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं पंजाब में खासकर एक्सेसिव यूज़ हो रहा है फर्टिलाइजर्स का और जो जितना भी ये एग्रोकेमिकल है, तो कितना मैटर करता है अगर यहाँ के किसानों को एज ए स्टूडेंट इस पर आपका क्या व्यू है? देखो जिमें पंजाब के फार्मर्स ने वो बेसिकली ਜਿਹੜੇ
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफैसरस आ ਜਾਂ KVK ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀਓਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲਚਰਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਇਓ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ यूज़ ना करन ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ एनवायरनमेंट पे इफेक्ट ना पवे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसप्रीत कौर है। जसप्रीत, क्या कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मैं मास्टर्स फूड टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर की। फूड टेक्नोलॉजी जो भी नॉर्मली जब हम देखते हैं, जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी जो न्यूट्रिशन की बात करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। आजकल का जो खाना है उसको भी देखते हैं, तो किस तरीके से आपकी जो स्टडी है फूड टेक्नोलॉजी को लेके, क्या चीज़ें आप सीख रहे हैं? हमारे ऐसे कि हम फूड टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग करके हम न्यूट्रिशनल वैल्यू किस चीज़ की कैसे बढ़ा सकते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आते हैं तो हमारा डिपार्टमेंट उन प्रोडक्ट्स को ही वैल्यू एडिशन करते हैं, फोर्टिफिकेशन करते हैं डिफरेंट कंपाउंड से, तो उससे हमारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है हमारे फूड की उसको इंक्रीज़ किया जाता है और मार्केट में भी लाया जाता है। फोर्टिफिकेशन की आपने बात की, फोर्टिफिकेशन एक जो बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है और गवर्नमेंट भी इस पर कहीं ना कहीं अभी काफ़ी काम कर रही है फोर्टिफिकेशन पे। आपको क्या लगता है कि जो हमारे खासकर जो हमारे जैसे अनाज हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं उसको फोर्टिफिकेशन करके क्या जो एक हम कहते हैं ना कि कुपोषण जो मतलब बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू की आज के टाइम में ज़रूरत है, क्या उसको पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल पूरा किया जा सकता है। जैसे कि हम आयरन फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं राइस में, तो उसका ये है कि जो हमारे पदार्थ नहीं है हमारे फूड में या फिर किसी वजह से कम हो रहे हैं तो हम उसको इनकॉर्पोरेट करके उसका जो है इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ा सकते हैं। और वैसे ही जब कंज्यूमर्स उसको लेंगे तो वो उसकी हेल्थ में भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन वैल्यू को हम लोग बढ़ा सकते हैं, उस पर ध्यान दिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके पास होने में सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलप्रीत सिंह है। केड़ा कोर्स कर देते हो? मैं सर प्लांट ब्रीडिंग की PhD कर रही हूँ। PhD प्लांट ब्रीडिंग में क्या जो प्लांट ब्रीडिंग में क्या कराया जाता है मेनली, कि जो कंटेंट होता है कोर्स का, क्या किन चीज़ों को सिखाया जाता है ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग का सर कोर्स कंटेंट तो काफ़ी वाइड है। जनरली हम जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज और क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, ये कोर्सेज में पढ़ते हैं PhD में। क्योंकि पंजाब में कॉटन, धान और किन्नू ऐसी फसलें होती हैं ज़्यादातर, तो अभी आपका मतलब एक जो ध्यान है किन मतलब किस क्रॉप के ऊपर आप सबसे ज़्यादा अनुसंधान करना चाहेंगे इसमें? मतलब अगर ब्रीडिंग की हम बात करें, नहीं सभी क्रॉप्स पे ही काम चल रहा है सर। वी आर वर्किंग ऑन एवरी क्रॉप, इवन सम माइनर क्रॉप्स जो फ्यूचर में क्रॉप्स हो सकती हैं उन पे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे काम चलते रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे PAU के स्टूडेंट्स जिन्होंने बताया कि वो कौन कौन से कोर्स इस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लैब में हम इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के PhD स्टूडेंट प्रदीप बेनीवाल जी मौजूद हैं। जानेंगे प्रदीप बेनीवाल से क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे और किस चीज़ में स्टडी कर रहे हैं। प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का हमारी लैब में स्वागत करता हूँ। हमारा जो मेरा इस टाइम जो काम चल रहा है वो हमारे एक पत्ता झुलस रोग होता है मस्टर्ड के अंदर, सरसों के अंदर, उस पर काम कर रहे हैं। आज तक ऐसी कोई वैरायटी बनी नहीं है जिस वैरायटी में इस रोग के लिए रेजिस्टेंस हो। तो हमारी कोशिश है कि हम कोई भी जंगली वैरायटी जो वाइल्ड रिलेटेड स्पीसीज़ होती है, जंगली जो वैरायटियाँ होती है, उनसे इस रेजिस्टेंस को हम अपनी कल्टीवेटेड जो सरसों हैं जो हम खेतों में लगाते हैं उसमें ट्रांसफ़र करें। और इसके अंदर हमें पता है कि बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। बायोटेक्नोलॉजी के बिना आज के टाइम कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कन्वेंशनल अपनी ब्रीडिंग थी पुराने वाली, उसमें हमें एक वैरायटी को बनाने लगभग 12-13 साल लग जाते थे। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उन्हीं चीज़ों को 4-5 साल के अंदर ख़त्म कर देते हैं, मतलब नई वैरायटी को निकाल देते हैं। और उसके साथ साथ हमारे तो कोशिश यही है कि खेत से फंजीसाइड का इस्तेमाल ही ना हो, क्योंकि हम ऐसी वैरायटियाँ बनाते हैं जनरली जो रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस जिनमें हो। तो हमें जैसे पत्ता झुलस रोग, अल्टरनेरिया ब्लाइट बोलते हैं, अगर उसके लिए रेजिस्टेंस की हम कोई सरसों की वैरायटी बना देते हैं तो फंजीसाइड का इस्तेमाल टोटल ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरा तो यही काम है इस पर। लेकिन प्रदीप, आपको लगता है कि इतना इजी है फंजीसाइड का जो इस्तेमाल है अभी नॉर्मली बहुत क्रॉप्स हैं उसको एकदम ख़त्म करना? मुझे तो नहीं लगता कि। देखो सर, बात आपकी सही है, किसान भी ये चीज़ करते हैं, किसान भी मजबूरी में फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम जैसे PAU है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमारे जैसे हम यहाँ पे सरसों पे काम करें, उसी तरह से अलग अलग सेक्शन से कोई बाजरा पे काम कर रहा है,
हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं भी अल्टीमेटली एक टाइम तो हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ज़रूर है कि यही एकमात्र रास्ता है, एक परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर आप फंजीसाइड का इस्तेमाल करोगे, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करोगे तो उनके लिए रेजिस्टेंस डेवलप होता रहता है। कीटों में बीटी कॉटन का आपको एग्जांपल पता ही है कि गुलाबी सुंडी फिर से अटैक आने लग गए। तो सबसे अल्टीमेटली अगर हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन है तो फिर वो यही है कि हम एक रेजिस्टेंट की वैरायटी बनाएं। वैरायटी में रेजिस्टेंस होगा तो 10-20 साल तो वो चलेगी। जैसे कॉटन भी तो 2000 से 2020-25 तक चला है, उसके बाद हम उसमें कुछ और बदलाव करके एक सस्टेनेबल वे कह सकते हैं हम इसको। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे हमारे साथ प्रदीप बेनीवाल, जिन्होंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है एग्रीकल्चर में। इसी तरीके की जानकारी हम आप तक प्रयास कर रहे हैं पहुंचाने का। PAU से सीधा अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।